everyone, good evening. कैसे हो तुम सब? Finally, yes, we are back with the last part, that is part 8 of our chapter Human Development. Yes, finally हमने third chapter भी खत्म कर लिया. Chapter 3 भी हमारे सिलेबस का खत्म हो चुका है. हमने फाइनली उसकी हर एक चीज, कोने कोने की चीज डिटेल में अच्छे से मजे में पढ़ ली, समझ ली. यस, ओके. सो आज का जो पार्ट 8 है वो है हमारा, जैसा यू कैन सी, ग्लॉसरी टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे. एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक बार ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे, और जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस शीट क्यूरेट करी गई है मेरी तरफ से, वो तुम्हारे लिए भी भेजी, हमारे लिए अब यहाँ पर है, जो तुम देख सकते हो. उसमें सब कुछ होगा, और ये सारी चीजें जब तुम करोगे तो तुम्हारा इस चैप्टर पे तुम्हारी मास्टरी बहुत अच्छी हो जाएगी. ओके, सो बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करेंगे. लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग हो कैसे, मजे में हो सब? कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है? यस, वीकेंड अच्छा चल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सैटरडे, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. एंड यस, आज मुझे पता चला आज फ्रेंडशिप डे भी है. सो तुम सबको विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी फ्रेंडशिप डे. यस, ऐसे ही तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे दोस्तों के साथ आगे बढ़ती रहे, है ना? कभी टूटे नहीं. तुम्हारे जो भी जिगरी दोस्त हैं उनके साथ तुम्हारी दोस्ती बढ़ती रहे, चलती रहे. यस, और अपन लोगों की जो अभी नई नई दोस्ती हुई है, अपन लोगों की जो अभी नई नई हमारा रिश्ता बना है ना? स्टूडेंट हमारा लाइक दोस्त वाला, टीचर स्टूडेंट का भी रख देते हैं साइड में, लेकिन गेस्ट जो हमारा दोस्त वाला जो भी रिश्ता बना है, तो लेट्स वो भी हमारा कंटिन्यू हो. तो यस, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे. यस, ओके. सो इसको ज्यादा, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ये क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, ठीक है? बिकॉज हम एक एक बार सरफेस लेवल पे सब कुछ पढ़ लेंगे एंड देन वी विल बी एंड विद दिस चैप्टर. ठीक है, फिर हम इसका वो खत्म करेंगे. एंड कल से, दैट इज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, हम लोग शुरू करेंगे. मंडे या ट्यूसडे मैं देख लूंगी एक बार. अगर मेरे पास ज्यादा मुझे वो नहीं हुआ, हेक्टिक नहीं हुआ, तो आई विल टेक इट टुमारो, अदरवाइज ऑन ट्यूसडे, जो भी होगा. एंड देन अपन लोग हम शुरू करेंगे विद चैप्टर 4, दैट इज योर सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस. तो वो चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, तो वो जब चैप्टर शुरू होगा देन हम उसके बारे में बात करेंगे. बट आज हमारा जो चैप्टर है, आज हम यहाँ किसके बारे में बात करेंगे, है ना? इसको हम ऑफिशियली खत्म करेंगे. तो बिना किसी विलंब के अब शुरू करते हैं. जैसा कि सबसे पहला हम लोग का सबसे पहला पार्ट है होता है इस चैप्टर का, दैट इज हम ग्लॉसरी टर्म्स डिस्कस करते हैं. तो इस चैप्टर का ग्लॉसरी टर्म क्या क्या है, लेट्स डिस्कस इट क्विकली. तो सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा एडोलिसेंस. एडोलिसेंस क्या, दैट इज जो जिस स्टेज में अभी आप लोग हो. यस, एडोलिसेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर एक इंडिविजुअल बचपन से शुरू होती है उसकी जर्नी, और चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है. यस, मैंने तुम्हें बताया था कि आई अज्यूम दिस एडोलिसेंस एज अ सैंडविच स्टेज, है ना? क्योंकि वो एक बचपन और एक एडल्ट, इन दोनों के बीच में ये एरिया पड़ जाता है ना? और इसमें उस इंडिविजुअल में काफी सारी चेंजेस होती है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, हर तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे तुम इंडिविजुअल में देख सकते हो. और चेंजेस बहुत ज्यादा उभर के आती है, चेंजेस बहुत ज्यादा विजिबल होती है. यस, तो एडोलेसेंस इज व्हाट, इट इज अ डेवलपमेंटल पीरियड जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम व्हाट, चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड. कब से शुरू होता है? 11 to 12 ईयर से शुरू होता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 ईयर्स तक में इट एंड्स. यस, अर्ली एडल्टहुड है, तो अर्ली एडल्टहुड बेसिकली जो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज होता है वहां तक. यस, उसके बाद हमने एनिमिज्म पढ़ा था. एनिमिज्म हमने कहाँ पढ़ा था? प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा था, जहाँ पे वो बचपन में पढ़ा था, बचपन वाले स्टेज में, दैट इज चाइल्डहुड में पढ़ा था, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ये एनिमिज्म होता है. और एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि वो जो भी इनएनिमेट, दैट इज नॉन लिविंग थिंग है, उसमें भी वो लाइफ लाइक क्वालिटीज डाल देते कि उनके अंदर भी जान है, वो भी लिविंग है ना? वो भी उनके अंदर लाइफ लाइक क्वालिटीज, और वो कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है. तो ये उनका ख्याल है, ये उनका विश्वास है, किसका? छोटे बच्चों का. यस, अगर तुम्हारे अंदर भी अभी ये एनिमिज्म है, फिर तुम अभी बड़े नहीं हुए, तुम अभी भी बच्चे ही हो.
फिजिकली ग्रो कर रहे हो, बट उसमें लाइक एनिमिज्म इज लाइक दैट। ठीक है, तुम टेबल चलते चलते तुम टेबल से टकरा जाते हो और फिर बोलोगे अरे इस टेबल ने मुझे मारा। तुम अगर अभी अभी भी तुम्हारी ऐसे क्लेम्स होते हैं फिर तो अभी भी एनिमिज्म तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, अभी है। फिर आ जाता है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट हमने इन्फेंसी में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में पढ़ा था। अटैचमेंट इज क्या? जब छोटे बच्चे, जो वो चुन्नू मुन्नू बच्चे जो होते हैं, जब इन्फेंट जो होते हैं, उनका जब अपने पेरेंट्स के साथ जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे। वो बंदर वाले एक्सपेरिमेंट में ना, हार्डो ने किया था। तो वो वाले एक्सपेरिमेंट से बताया क्या गया था कि कंफर्ट जब हम बच्चों को देते हैं तो नरिशमेंट के साथ साथ बच्चों को कंफर्ट देना भी एक टाइप का, वो भी अटैचमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ बच्चे को खाना पीना देना जरूरी नहीं है अटैचमेंट के लिए, बच्चों को प्यार भी देना जरूरी है, उनको एक सेफ प्लेस भी देना जरूरी है, कंफर्ट देना जरूरी है। यस। फिर हमने बात करी थी सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या? प्री ऑपरेशनल बच्चों में सेंट्रेशन दिखता है जहां पर एक, जब जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं लेकिन बच्चा जो है एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर सकता है, तो दैट इज सेंट्रेशन। वो बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर देता है, इग्नोर कर देता है और एक ही चीज के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। फोकसिंग और सेंटरिंग। सेंट्रेशन, सेंटरिंग ऑफ अटेंशन ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स। हमने याद है इसने पढ़ा था, छोटे बच्चे होते हैं तो अगर उनको तुम दो ग्लास दोगे, एक छोटा और एक बड़ा सा, यस, तो अगर जब तुम उनको छोटा और एक बड़े ग्लास में जूस दोगे और सेम अमाउंट ऑफ जूस दोगे और बच्चों को बोलोगे कि किसमें सबसे ज्यादा जूस है, तो वो बोलेंगे कि बड़े वाले में। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि सब में सेम लेवल ऑफ जूस है, उसने ये देखा कि लेंथ किसकी ज्यादा बड़ी, तो उसने एक ही एस्पेक्ट फोकस करा, दैट इज सेंट्रेशन। फिर है ये कैल्फोकॉर्डल ट्रेंड। कैल्फोकॉर्डल ट्रेंड मतलब व्हाट? कि तुम्हारा जो ग्रोथ है, ये हमने किसमें पढ़ा था? चाइल्डहुड में। तो कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो ग्रोथ पैटर्न है वो हेड टू टो होता है, और सबसे पहले तुम्हारा अपर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, मतलब सर से लेके कमर तक जो होता है वहां तक तुम्हारी कंट्रोल तुम्हारी बॉडी की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में थोड़ा कंट्रोल धीरे होता है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट, है ना। ग्रेटेस्ट ग्रोथ जो होती है वो टॉप से शुरू होती है विद फिजिकल ग्रोथ इन साइज, वेट एंड फीचर डिफरेंशिएशन, और उससे जाते जाते नीचे जाता है। फिर हमने पढ़ा था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे का, जीन पियाजे जी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका थर्ड स्टेज माना जाता है, जो बचपन में ही, जो चाइल्डहुड होता है उसमें ही माना जाता है। लेकिन अब बच्चे जो होते हैं 7 to 11 वाले, वो कम से कम 4th या 5th क्लास के ऑलरेडी हो जाते हैं, उस क्लास में होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 7 to 11 ईयर्स में ये लोग रहते हैं। इस स्टेज में इन लोगों की लॉजिकल ऑपरेशन ज्यादा होती है, इन लोगों का सेंट्रेशन वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। कोई भी चीज एक कंक्रीट एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कोई चीज मैनिपुलेट करना, जैसे ऑनेस्टी क्या होता है उसकी डेफिनेशन ये लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन नॉर्मल बता सकते हैं कि एप्पल क्या होता है या टेबल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ये क्या नहीं, लेकिन ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, है ना, ट्रस्ट, ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। फिर आ जाती है डिडक्टिव थॉट। डिडक्टिव थॉट जो होता है इट इज बेसिकली जहां पर तुम जनरल से स्पेसिफिक पे आते हो, तुम्हारे पास एक जनरल थ्योरी है और उसके बेसिस पे तुम बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हो, कंक्लूजन पे आते हो, ठीक है। तो ये जो होता है, ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जो थॉट है ना, ये तुम्हारा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। डिडक्टिव थॉट को मैं ऐसे समझाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बोलूं कि एक, इसमें दो प्रीमाइसेस होता है, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स होते हैं और उसके बीच बेसिस पे कंक्लूजन निकलता है, तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग फॉलो करता है। मान लो ऐसा लिखा जाए कि मैन इज मॉर्टल। मैन, आदमी जो है वो क्या नाम है? मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब कि वो मर सकता है ना। मॉर्टल मतलब वही होता है शायद, एक सेकेंड। मॉर्टल, अच्छा चलो चेंज कर दो, मॉर्टल को हम चेंज कर देते हैं। तो मैन इज हैंडसम, सिंपल। एक आदमी जो होता है वो हैंडसम होता है। राहुल एक आदमी है तो राहुल भी हैंडसम होगा। एक लॉजिकल थिंकिंग दिख रही है। यस, मैन हैंडसम होते हैं, हैंडसम, राहुल भी हैंडसम है, तो
राहुल भी आदमी है, राहुल आदमी है तो राहुल भी हैंडसम, तो राहुल हैंडसम है तो कंक्लूजन हो गया, और बाकी के दो प्रीमाइसेस हो गए। तो प्रीमाइसेस के बेसिस पे जब हम एक कंक्लूजन पे आते हैं तो उसका एक रूल है, तो यही रूल होता है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसका इतना तुम्हें ज्यादा दिमाग खर्च करने की इसके ऊपर जरूरत अभी नहीं है। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट, पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, जो आपका कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक, जब आपको पता है कि इन सारे स्टेजेस में, इसमें जितने जितने स्टेज होंगे उसके हर स्टेज का आपको पता है कि कौन से स्टेज पे किस तरीके का चेंज होगा, तो आप उस चेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, और वो चेंजेस जो है वो प्रोग्रेसिव मैनर में जब होते हैं तो उस सीरीज को हम डेवलपमेंट कहते हैं। यस। उसके बाद ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म क्या, ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चों का जो, ये प्री ऑपरेशनल बच्चों में माना जाता है, जहां पर वो लोग अपने पर्सपेक्टिव को दूसरे के पर्सपेक्टिव से अलग नहीं कर पाते हैं, मतलब वो अपने ही पर्सपेक्टिव को सिर्फ समझते हैं, अपने ही पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, दूसरे की पर्सपेक्टिव को ना समझ पाते हैं ना फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इवोल्यूशन। सिंपल है, इवोल्यूशन इज बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन पे होता है, कि यहाँ पे लोग जो जनरेशन टू जनरेशन जो होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होते हैं, जनरेशंस में कैरेक्टरिस्टिक, सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक एंड नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहती है। तो चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी बनाई थी, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है उनके अडेप्टेशनल चेंजेस होते हैं अपने नए नए एनवायरनमेंट में, दे आर एबल टू अडेप्ट। यस, इवोल्यूशन की अलग, जब कि एनवायरनमेंट भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी अडेप्टेशन भी चेंज होगी। यस। फिर आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन क्या, ये है लास्ट स्टेज ऑफ पियाजे की थ्योरी, जहाँ पे लोग बच्चे जो है वो अब, जिसमें आप लोग हो, जिस अब आप लोग क्या करते हो इस स्टेज में, आप लोग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हो, एब्स्ट्रैक्ट मैनिपुलेशन करते हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग आपकी होती है। यस, बहुत सारे एस्पेक्ट को आप एक साथ समझ सकते हो, आपकी खुद की मॉरल रीजनिंग भी होती है। यस, तो ये सब हो जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर आ जाता है आपका जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या, कि आप मेल हो या फीमेल, उस चीज की पहचान आपको लगभग आप जब 3 साल के होते हो तब आपको आ जाती है। जेंडर की आइडेंटिटी, मेल हो या फीमेल उसका पहचान। देन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये एरिक्सन ने कहाँ पे बोला था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आपके स्टेज में, दैट इज एडोलेसेंस के स्टेज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है, क्योंकि एडोलेसेंस का एक सबसे बड़ा क्रूशियल फैक्टर है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान अपनी फैमिली से अलग बनाने का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। ये कह के नहीं हम तुम्हें बुलाएंगे कि तुम शर्मा जी के बेटे हो, नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचानेंगे, यू एज बीइंग यू, हम तुम्हें तुम्हारे उसमें पहचानेंगे, तुम राहुल शर्मा हो तो राहुल शर्मा को राहुल शर्मा जैसा मानेंगे, हम उनको शर्मा जी के बेटे से नहीं पहचानेंगे। तो राहुल शर्मा अपना खुद की आइडेंटिटी बनाया कि राहुल शर्मा है कौन, अपार्ट फ्रॉम शर्मा जी का बेटा, वो अभी हमारे लिए मायने नहीं रखता, राहुल शर्मा कौन है, राहुल शर्मा लड़का है, राहुल शर्मा 11 साल का है, राहुल शर्मा किस स्कूल में पढ़ता है, राहुल शर्मा केवी में पढ़ता है, राहुल शर्मा 9th क्लास में पढ़ता है, राहुल शर्मा को हम एज ए राहुल शर्मा मानेंगे, राहुल शर्मा को शर्मा जी का बेटा नहीं मानेंगे। तो ये जो राहुल शर्मा की जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगी ना, ये अभी एडोलेसेंस के सबसे क्रूशियल स्टेज। यस। तो एरिक्सन जी का एक था थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, उसके फिफ्थ स्टेज में, फोर्थ नहीं फिफ्थ स्टेज में, यस फिफ्थ स्टेज में ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडोलेसेंट्स आर फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब उनको ये होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, जो भी है उसको अपने आइडेंटिटी के बारे में सवाल होते हैं, मुश्किलें होती हैं। अगर वो इंसान अपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है तो उसका आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन अगर वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में घूमते रहता है तो वो उसका आइडेंटिटी कंफ्यूज, सिंपल, उसको नहीं पता कि मैं आगे जाके क्या करूँ, उसको नहीं पता मैं एक्चुअली हूँ कौन, उसको हु एम आई का कॉन्सेप्ट ही अभी तक नहीं पता। ठीक है, फिर आ जाती है इन्फेंसी, हमारे चिन्नू मुन्नू बच्चे जो होते हैं, जो जैसे ही प्री नेटल स्टेज के बाद ये पोस्ट नेटल स्टेज है, जहाँ पे फ्रॉम बर्थ टू 24 मतलब 0 to 2 years का जो फेज होता है उसमें ये इन्फेंसी होता है।
फिर आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या है? ये भी एरिक्सन जी का एक स्टेज है, जहां पे तुमने अगर देखा होगा प्री ऑपरेशनल बच्चों में हमने ये देखते हैं, प्री स्कूल बच्चों में, जहां पे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग सोशल वर्ल्ड के हिसाब से, जो भी हमारी सोसाइटी है उसके डिमांड पे खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट मतलब बच्चे जो है अपना खुद इनिशिएटिव, सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ वर्क करते हैं। उनको होता है कि हम अपने फैसले खुद लें, हम अपना काम खुद करें, हम ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट ना हो। तो अगर पेरेंट्स इस बात को सपोर्ट करते हैं कि यस, अरे वाह मेरा बच्चा तो अब हर काम अच्छे से कर रहा है, अरे वाह मेरा बच्चा जो है ये टेबल ऐसे मतलब वो पानी खुद ले रहा है, या पानी किसी और को दे रहा है, खुद से पढ़ रहा है, या इतना अच्छा इसने फैसला लिया, इतना अच्छा उसने जो, अगर जब पेरेंट इस चीज को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चे में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, या उसने इतना अच्छा सवाल पूछा, ये सब चीजें। लेकिन जब पेरेंट्स ही अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं अरे यार तूने कैसा बेतुका सवाल पूछा, ये अभी कोई सवाल है पूछने का, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो ये है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। उसके बाद है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये होता है एरिक्सन का सबसे लास्ट स्टेज, दैट इज एट स्टेज, जो होता है बुजुर्गों में, ओल्ड एज में हम देखते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल है जब वो बुढ़ापे में जाते हैं तो वो अपना पीछे देखते हैं, जितना अभी तक उन्होंने अपना जीवन जिया, तो वो देखना है कि मैंने अपने जीवन को किस तरीके से जिया। अगर वो अपने जीवन, अब यहाँ पर का इवेल्युएशन स्टेज आ जाता है, अगर वो अपने जीवन को इस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को बहुत हैप्पीली जिया, हेल्दी वे से जिया, खुशी से जिया, है ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट में जिया, ज्यादा उसमें उन्होंने किसी बात का अफसोस नहीं किया, तो उनको इस बारे में इंटेग्रिटी होती है, वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अगर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो मैं मुझे करना था मैंने वो नहीं किया, उनको किसी बात का अफसोस रह जाता है एट द लास्ट मोमेंट ऑफ देयर डेवलपमेंटल स्टेज, तो उनके अंदर वो एक दुख रह जाता है, उनके अंदर एक वो अफसोस की भावना रह जाती है हमेशा। जब वो संतुष्ट नहीं फील करेंगे तो उनके अंदर हमेशा ये डिस्पेयर मतलब अफसोस की भावना रह जाती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा मैचुरेशन। मैचुरेशन जैसे मैंने कहा था, तुम्हारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, जो तुम्हें एक रोड मैप देता है कि तुम इसी तरीके से डेवलप करोगे। तुम इसके लिमिट, ये तुम्हारे लिए लिमिट सेट कर देता है कि तुम्हें इसी लिमिट में तुम डेवलप करो। ठीक है, तो तुम इसी तरीके से तुम्हारा प्लान एंड डेवलपमेंट होगा। फिर मेनार्क, लड़कियों का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, जब वो शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड मेनार्क। उसके बाद होता है मोटर डेवलपमेंट। बेसिकली बच्चों में जो किसी के अंदर भी मोटर डेवलपमेंट मतलब एक्शन ओरिएंटेड मूवमेंट, मूवमेंट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, मसल कोऑर्डिनेशन कैसे वो हो रहा है। फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये कब होता है, छोटे बच्चों में, इन्फेंसी में हम देखते हैं कि अगर बच्चों के हाथों से अगर वो किसी चीज से खेल रहे हैं और उसको अगर हम छुपा के उन्हीं के सामने रख दें तो उनको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वो कैसा रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो मतलब इन्फेंसी में ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, नहीं होता। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अवेयरनेस कि ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इवन उसको छुपा दिया गया है बट फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन चुन्नू मुन्नू बच्चे जो होते हैं, जो इन्फेंसी में होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, गायब हो गए। तो ये चीज की ऑब्जेक्ट और इवेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, इवन दो हम उसको ना देख सकते हैं, अगर हम उसको देख के सुन नहीं रहे हैं या छू नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट है। फिर आ जाते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन इज बेसिकली योर एक्शन, जो अपने ही आपका इंटरनल एक्शन होता है, जो बच्चे अपने आप कर लेते हैं, मेंटली कर लेते हैं, जो उन्होंने पहले फिजिकली किया था वही काम वो अब मेंटली भी कर सकते हैं, तो मेंटल ऑपरेशंस। फिर फिनोटाइप, क्या कुछ स्पेसिफिक चीजें, कुछ स्पेसिफिक एक्शन, एक सेकंड ये ना कुछ इसमें गलती है, ये फिनोटाइप ये नहीं है, ऑपरेशंस तो यही है, फिनोटाइप ये नहीं है, फिनोटाइप का ये एक चीज गलत है। ठीक है, ये वाला मैं ना तुम्हें थोड़ा सा ठीक करके मैं इसका ये दूंगी, फिनोटाइप पता नहीं क्यों गलत बता दिया इसमें। फिनोटाइप इज बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं ना, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, जो हम सबको ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा आई कलर, स्किन कलर, है ना, ये सारी चीजें फिनोटाइप होती है, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है वो फिनोटाइप। ये गलत लिखा हुआ डेफिनेशन, ठीक है, इसको मैं ठीक करके तुम्हें भेजूंगी। फिर होता है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज क्या, जो बर्थ, जो जब तुम कंसीव होते हो, कंसीव होने से लेके तुम्हारा बर्थ तक का जो स्टेज होता है, 9 मंथ डेवलपमेंट जो होती है, दैट इज योर प्री नेटल पीरियड। फिर आ जाता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज,
दैट इज पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज, जहाँ पे बच्चा जो है हर चीज मेंटल सिंबल, वर्ड्स, इमेजेस, इन सब चीजों के बेसिस पे एक्सप्लेन करता है, इमेजिन करता है ना। तो वो चीज, उसके बाद प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो एडोलेसेंट के आपके उसके फर्स्ट जो हार्मोनल के वजह, हार्मोन्स चेंज होने की वजह से फर्स्ट ये होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी भी है। प्राइमरी का मतलब होता है दैट इज योर पूरा जेनाइटल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। यस। उसके बाद बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन एरिया। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दैट इज फिजिकली रिलेटेड टू योर जेंडर। अगर मेल है तो उसका वॉइस चेंज होगा, फेशियल फीचर्स आएंगे, ग्रोथ में चेंज होगी। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनका मेनार्क होगा शुरू, मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, है ना। ये सारी चीजें जो होती है, ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। फिर आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डिफरेंट, जो तुम्हारा सेंटर से पेरिफेरी तक जाता है। यस। जैसे पहले बच्चा पूरा अगर वो लिख रहा है तो वो पूरा हाथ यूज करेगा, और फिर धीरे धीरे वो हाथ से पूरा ऐसे ऐसे होते होते फिर ऐसा लिखना शुरू करेगा, ऐसे लिखना शुरू करेगा, पहले ऐसे लिखेगा, ऐसे ऐसे लिखेगा, फिर धीरे धीरे इस पे आ जाएगा। तो सेंटर से पेरिफेरी तक। ठीक है। उसके बाद है प्यूबर्टी, दैट इज योर, जहाँ पे तुम्हारा स्केलेटल और मस्कुलर और सेक्सुअल मैचुरेशन होता है इन द अर्ली एडोलेसेंस। ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ, सेल्फ इज यू। तुम अपने बारे में अपने आप को कैसे परसीव करते हो, तुम अपने बारे में कितनी जानकारी रखते हो, कितना अवेयरनेस रखते हो कि तुम्हारी पसंदीदा चीजें क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ट्रेट्स क्या है, हर एक चीज। सेल्फ मतलब तुम्हारी अपनी पहचान, अपने बारे में तुम कितना जानते हो, तो दैट इज सेल्फ। फिर सेंसरी मोटर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जहाँ पे बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करके बनाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है। वो बहुत सारी चीजें समझती कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए खराब है। और फिर आ जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये होता है सबसे पहला स्टेज पियाजे की थ्योरी का है, पियाजे के साइको सोशल थ्योरी का है, जहाँ पे ये देखा जाता है जब इन्फेंट को एक सेफ स्पेस दिया जाता है, अटैचमेंट रिलेटेड है। अगर बच्चों को, अगर चुन्नू मुन्नू बच्चे जो है उनको अगर सेफ स्पेस, कंफर्ट दिया जाए शुरुआत से, अगर पेरेंट उनको बेसिक ये सब दे रहे हैं, तो बच्चों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स उनको ऐसा कोई कंफर्ट जोन नहीं दे रहे, कोई सेफ स्पेस नहीं दे रहे, उनको हमेशा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर मिसट्रस्ट होगा, और वो बड़े होकर लोगों पे एडल्टहुड में जब जाएंगे तो किसी रिश्ते में बिलीव नहीं कर पाएंगे, उनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, क्योंकि वो सब बचपन से ट्रेस बैक। तो उनके अंदर एक डर होगा, एक घबराहट होगी, हर चीज विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर। तो इसी के साथ अपन लोगों ने ग्लॉसरी पढ़ ली। अब हम एक बार तुम अपना ये देख लो क्वेश्चन एंड आंसर, तो इसको हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट, और ये ग्रोथ और मैचुरेशन से डिफरेंट कैसे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें तुमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन बता दी, तुमने ये बता दिया कि उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है। उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने चैप्टर बढ़ाने के समय ही बोला था कि मेन फीचर्स क्या है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव का, डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, इंटरवोवन होती है, मतलब ये सारे जो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेसेस हैं, ये इंटरलिंक्ड होते हैं। फिर डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होती है, डेवलपमेंट प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की बनी नहीं होती जिसका तुम टेबल वगैरह पे तुम बैठते हो या चेयर पे बैठते हो, नहीं, प्लास्टिक मतलब जो भी चीज इंप्रूव हो सकती है, स्किल एबिलिटीज डेवलपमेंट में इंप्रूव होती है। हिस्टोरिकल कंडीशंस उसमें होते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ भी लिंक है, और इंडिविजुअल का जो भी ये होता है कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे डेवलपमेंट चेंज होती है, हर का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। यस। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं। तो डेवलपमेंटल टास्क के ऊपर उतना वैसा वो है नहीं, बट यू कैन एक्सपेक्ट टू रीड, क्योंकि ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बुक में नहीं लिखी हुई, और ये जब अगर तुम पढ़ोगे ना तो ये इज लाइक तुम 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। तो एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे इन्फेंट और टॉडलर में क्या होता है,
फिर मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, फिर एडोलेसेंट में डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है, फिर एडल्टहुड में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो एनवायरमेंट, चाइल्ड का जो एनवायरमेंट है वो उसके चाइल्ड का जो एनवायरमेंट है वो उसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? तो ये एक छोटा सा लिखा हुआ है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट कैसे होता है, एनवायरमेंट किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक का एनवायरमेंट होता है जो जिसके बेसिस पे बच्चों का पूरा डेवलपमेंट हो। तो वो सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये उसका छोटा सा ओवरव्यू है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आ जाए, ठीक है। इसके बाद सोशियो कल्चरल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो आइदर दिस और दिस में 2 या 3 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। उसके बाद यू हैव कॉग्निटिव चेंजेस, तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है एंड फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा होगा। फिर अटैचमेंट क्या होता है, तो अटैचमेंट के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, यस, तो ये भी यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 2 to 3 मार्क्स। फिर एडोलेसेंस क्या, तो एडोलेसेंस में क्या होता है, एडोलेसेंस ये होता है, एडोलेसेंस में तुम्हारा जो ईगो सेंट्रिसिज्म है, तो एडोलेसेंस के भी ऊपर, जैसे यहाँ पे तो ईगो सेंट्रिसिज्म पे क्वेश्चन आ गए, कभी कभी तुम्हारा फिजिकल पे आ सकता है, कभी तुम्हारा कॉग्निटिव पे आ सकता है, तो तुम्हारा किसी भी डेवलपमेंट पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। अब जैसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कि एडोलेसेंस में आइडेंटिटी फॉर्मेशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, तो कल्चरल, फैमिली, एथनिक, सोशो इमोशनल, वोकेशनल, इन सब चीजों पे एस्पेक्ट पे वो करता है। देन यू हैव व्हाट आर द चैलेंजेस, जो इंडिविजुअल जब एडल्टहुड में जाता है तो उसको कौन कौन सी चैलेंजेस होती है, तो सारी चैलेंजेस की तुम्हें बात करनी है, करियर के बारे में, शादीशुदा उसकी होने के बारे में, सब चीज के बारे में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा इसके बारे में। मैं तुम्हें ना एक बार, अगर इफ यू वांट, मैं ना तुम्हें फिनोटाइप का एक अलग से, ये तो मैं तुम्हें पीडीएफ भेज ही दूंगी, लेकिन ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, फिनोटाइप का, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इसका डेफिनेशन गलत लिखा हुआ है। फिनोटाइप का मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट आज मैं भेज दूंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस शीट, दैट इज तुम्हारा ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमारा हो जाएगा, एक है हमारा एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सारे आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन, तो तुम्हें बस पढ़ना है, समझना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारे एमसीक्यूज खत्म होंगे फिर तुम्हारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ के इसको करने की कोशिश करना, ये नहीं कि आंसर पढ़ के हो गया, एक बार पढ़ना, समझना और फिर देखना कि तुमने सही किया कि नहीं। इसके बाद यू हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला पहला क्वेश्चन कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल। अब इसमें मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत। डेवलपमेंट सिंपल से कॉम्प्लेक्स में प्रोसीड करता है और डेवलपमेंट रिवर्सिबल भी है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ओनली वन सही है, क्योंकि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बट वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तुम इन्फेंसी, तुम एडल्टहुड से फिर एडोलेसेंस में वापस नहीं आ सकते, यस। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यू हैव सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन यू हैव मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो ऐसा अलाइनमेंट हो गया होगा, बट इसको तो ऐसा तुम वो देख लेना, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये है तुम्हारा पूरा चैप्टर का प्रैक्टिस शीट, 50 क्वेश्चन है इसमें। इसको प्रैक्टिस करो, इसको पढ़ो, तो तुम्हारी इस चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट में, तुम्हारी अच्छी खासी जो प्रैक्टिस है ना ये हो जाएगी, ठीक है। So with this we have completed, officially completed the third chapter, that is human development. बिना किसी विलंब के अब हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी कल, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो इसी के साथ we have completed, so that's all for today and thank you so much for watching this video। और ये पूरा चैप्टर तुम्हें अगर समझा, देखा, समझा, तो आई थिंक तुम्हें इसमें कोई कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी फिर भी तुम्हें डाउट है तो ये है हमारा ऑफिशियल पेज यूट्यूब का,
यूट्यूब की इस पे जाओगे, क्योंकि ये तुम्हें जब मिलेगा तो तुम यहाँ से चीजें निकाल सकते हो। यहाँ से तुम डायरेक्ट हमारी यूट्यूब पेज पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे तुम्हारी सारी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में लिस्टेड है। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर नहीं अभी तक ज्वाइन कर पाए हो तो इस चैनल यहाँ से भी क्लिक करके तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने दोस्तों को भेज दो, अपने आप के लिए रखो। अगर ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो कर लेना। और इस पे भी नहीं, तुम्हारे यूट्यूब, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ऑफिशियली भी दी हुई है, और इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो तुम्हारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग लिंक्स हैं करने के। ठीक है, तो डू इट। क्योंकि और इस सोल्यूशन, इसका फायदा लो भाई, इसका फायदा कब लोगे तुम, मुझे बताओ। तुम्हारे लिए ही है ये सब। तो पूरा इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, एंड देन वी आर डन विद इट। हम लोग अब कल, दैट इज ऑन मंडे या ट्यूसडे में, आई विल सी अकॉर्डिंगली, हम लोग अब फोर्थ चैप्टर तुम्हारा जो है दैट इज सेंसरी अटेंशन परसेप्चुअल प्रोसेसेस अब शुरू करें। ठीक है, so happy. So once again, wishing you all a very happy Sunday and a very happy friendship day. दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, है ना। जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ सेलिब्रेट करो, और अपन लोग फिर मिलेंगे कल या परसों, we will see. Till then, lots of love. Take care. See you tomorrow at the same platform at the same time. Till then, take care. Bye bye.